नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, एंड तक नहीं देख रहे हैं, तो कृपया देखें। और अगर आपके पास सिविक्स का बुक है तो उस बुक को लेकर के बैठें ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू से। तो इस चैप्टर में जो पिछले साल का जो हमारा यात्रा था डेमोक्रेसी का क्लास 9th का, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। और पिछले साल हम लोगों ने डेमोक्रेसी के अलग अलग पावर्स को देखा था, जो कि रेस्ट नहीं था किसी भी एक इंसान के हाथ में, वो अलग अलग बटा हुआ था लोगों के बीच में। और किस तरीके से पावर का इंटेलिजेंट शेयरिंग हुआ था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी के डिज़ाइन में। और अगले 2 चैप्टर में हम लोग इसी आइडिया को, यानी कि पावर शेयरिंग का जो आइडिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और 2 कहानी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड। इन कहानियों के माध्यम से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से पावर शेयरिंग को हैंडल किया जाता है, उनके डिमांड को कैसे समझा जाता है, और एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्यों जो पावर शेयरिंग है किसी भी डेमोक्रेसी में ज़रूरी है। यह चैप्टर हमें अलाउ कराता है पावर शेयरिंग के बारे में और अधिक डिस्कस करने को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के कहानी से। तो बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, जिसका कि एरिया हरियाणा के, जो हमारे कंट्री में जो स्टेट हरियाणा है उससे भी छोटा है। और इसका जो बॉर्डर है वो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से सटा हुआ है। इसका पॉपुलेशन जो है वो लगभग 1 करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा, यानी हरियाणा के आधे पॉपुलेशन के बराबर। और यहाँ का जो कंपोजिशन, जो छोटा कंट्री है, इसमें जो पॉपुलेशन है लोगों का वो बहुत ही कम्प्लेक्स है, यानी अलग अलग जाति के बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले। और कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है वो फ्लेमिश क्षेत्र में लोग रहते हैं, जो कि डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज। और अदर जो 40% जो लोग हैं वो वेलेनिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। और बच गए जो 1% वो बेल्जियन में रहते हैं और जर्मन स्पीक करते हैं, जर्मन बोलते हैं। अब जो यहाँ का कैपिटल है सिटी, जिसका नाम है ब्रुसेल, बेल्जियम का जो कैपिटल है सो ब्रुसेल है। यहाँ 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलने वाले और 20% जो हैं वो डच बोलने वाले, यानी पूरे कंट्री में सबसे अधिक डच बोलने वाले। लेकिन अगर राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स की, तो वहाँ सबसे अधिक फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं। और जो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का है, वही लोग जो हैं वो वहाँ धनी हैं और पावरफुल हैं, और उनको डच स्पीकिंग कम्युनिटी से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिसका कि डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी के लोग हैं वो विरोध करते हैं और वो उससे गुस्सा होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उनको फ़ायदा मिल जाता है। और होता क्या है कि एजुकेशन भी उनको ज़्यादा मिलता है। इसके कारण डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में 1950 से लेकर के 1960 यानी 10 साल तक बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ रहा उन दोनों के बीच में। और इस टेंशन के कारण, और ये जो टेंशन था वो सबसे ज़्यादा कहाँ था, तो ब्रुसेल्स, यानी कि वहाँ का जो राजधानी था वहाँ, इन दोनों में। क्योंकि ब्रुसेल्स के पास एक स्पेशल ही प्रॉब्लम था, वहाँ डच स्पीकिंग लोग जो थे वही थे, कंट्री में मेजोरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल में वो कम थे। और कंट्री में जो लोग कम थे वो ब्रुसेल्स में, यानी कि वहाँ के राजधानी में ज़्यादा थे। तो इसको अब हम इसको हम क्या करते हैं कि कंपेयर करेंगे श्रीलंका, एक आइलैंड नेशन है, उससे, जो कि हमारे जो कंट्री है तमिलनाडु, उस का साउदर्न कोस्ट, वहाँ से बस कुछ किलोमीटर ही दूर है। इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, और इसका जो पॉपुलेशन लगभग हरियाणा के बराबर। और दूसरे साउथ एशिया रीजन जैसा ही श्रीलंका के पास भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यानी डाइवर्स पॉपुलेशन है। और बहुत सारे मेजर सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, जो कि सिन्हाल स्पीकर 74% लोग हैं, तमिल स्पीकर 18% लोग हैं। और तमिलों में भी 2 ग्रुप बटा हुआ है, एक तमिल जो कि श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, और दूसरे तमिल जो हैं वो
इंडिया से गए थे, यानी कि एक श्रीलंकन तमिल जो हो गए वो 13%, और बाकी जो रेस्ट जो तमिल हैं वो यहाँ से उनके पूर्वज गए थे इंडिया से वहाँ प्लांटेशन करने, यानी पेड़ पौधा लगाने। कब? तो अंग्रेज के समय में। उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल। तो जैसा आप मैप से देखोगे, नीचे मैप दिया हुआ है उससे, तो वो डिस्कस अभी कर लेते हैं मैप में। तो मैप में देख रहे हैं कि ऊपर का जो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये जो है वहाँ के श्रीलंकन तमिल हैं। जो नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ और ईस्ट का पार्ट, और उसके बाद जो बीच में ज़्यादा ब्लैक जो स्पॉट है वो इंडियन तमिल हैं, और बाकी जो पार्ट है श्रीलंका का वहाँ सिन्हालीज रहते हैं, और छोटा छोटा जो राउंड राउंड डॉट दिख रहा है वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। तो ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अलग अलग लोगों का। अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन कौन है। तो जो रेस्ट जो यहाँ से इंडिया से गए थे, जिनके फोर फादर वहाँ प्लांटेशन करने कॉलोनियल पीरियड में, वो इंडियन तमिल हैं। और मैप से तो हम लोग समझ ही गए कि कैसे नॉर्थ और ईस्ट जो कंट्री है वहाँ पे श्रीलंकन तमिल हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ श्रीलंका में वो सिन्हाल स्पीकिंग लोग हैं, और वो अधिकतर बुद्धिस्ट हैं। और तमिल जो हैं, तमिल लोग वो अधिकतर हिंदू या फिर मुस्लिम रिलीजन के हैं, तो रिलीजन का भी डिफरेंस आ गया। और 7% ही वहाँ जो है वो क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन जो है वो तमिल भी हैं और सिन्हाल भी, मतलब दोनों में से क्रिश्चियन हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि इसी तरीके का सिचुएशन जो है वो दूसरे जगह भी है, बेल्जियम में। तो बेल्जियम में क्या है कि डच कम्युनिटी जो है वो एडवांटेज लेता है अपने मेजोरिटी का, और फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग हैं उन पर अपने इच्छाओं को थोप सकता है, और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे। तो इसके कारण होगा क्या कि उन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आगे भी झगड़ा होते रहेगा, जिसके कारण देश का बंटवारा हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है। दोनों साइड के जो लोग हैं वो ब्रुसेल पे कंट्रोल पे क्लेम करते रहें कि ब्रुसेल पे हमारा कंट्रोल होगा, हमारा राजधानी होगा, मतलब डच स्पीकिंग वाले भी और फ्रेंच स्पीकिंग वाले भी। और श्रीलंका में सिन्हाल कम्युनिटी जो है वो मेजर कम्युनिटी है, बिगर कम्युनिटी है, और वो कर क्या रहा है, वो करेगा क्या कि पूरे देश पे अपना जो इच्छा है उसको थोप सकता है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ दोनों कंट्री में, उसके बाद हम समझेंगे। तो मेजोरिटीज़म इन श्रीलंका, श्रीलंका में एक मेजोरिटेरियनिज्म आया, मतलब जो बहुसंख्यक लोग थे उनको लेकर के। तो श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था 1948 में ही, और यहाँ के जो लीडर थे सिन्हाल कम्युनिटी के, उन्होंने सोचा कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के मेजोरिटी लोगों के हिसाब से बनाया जाए, यानी कि सिन्हाल जो स्पीकिंग लोग थे उनके हिसाब से, और जिसके कारण डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बना, जिसमें कि मेजोरिटेरियन को अपनाया गया और सिन्हाल को ही सुपरमेसी दिया गया, उनको ज़्यादा महत्व दिया गया। और 1956 में एक एक्ट पास किया गया सिन्हालों के लिए कि सिन्हाल जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और तमिल जिसका विरोध कर रहे थे। और गवर्नमेंट जो थी वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लाई सिन्हाल के फेवर में, जिसके कारण यूनिवर्सिटी में भी उनको पोजीशन मिलता था, सिन्हाल को सबसे अधिक यूनिवर्सिटी में भी जगह मिलता था, और गवर्नमेंट जॉब में भी। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जिसके कारण पास किया गया, जिसके कारण हुआ क्या कि जो बुद्धिज्म है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, सब जगह विस्तार किया जाए और उनका रक्षा किया जाए। गवर्नमेंट ने एक मेजर निकाला, मतलब एक उपाय बनाया, जिसके कारण वहाँ के जो श्रीलंकन तमिल थे उनको लग रहा था कि वो अपने देश में ही एलियन की भांति रह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अलग थलग उनके अंदर फीलिंग आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लीड करेगा तो बुद्धिस्ट सिन्हाल के नेता ही, मतलब तमिल को कभी मौका नहीं मिलेगा, ना ही उनके भाषा को कभी समझा जाएगा, ना उनके कल्चर को समझा जाएगा। तो उन्हें यह महसूस होने लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उनके हर एक बातों को डिनाई करेगी, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेगा, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा जॉब पाने में भी और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ में भी, और उनके जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके रुचि है, उनको इग्नोर किया जाएगा। जिसके कारण हुआ क्या कि
सिन्हाल और तमिल कम्युनिटी के बीच में कुछ समय से उनके बीच में तनाव शुरू हो गया। श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने पार्टी बनाया, अपना स्ट्रगल किए कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और उन्होंने अपना एक रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि क्षेत्र में उनका जो लीडर्स हों वो उनके लीडर्स हों, और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में भी और जॉब्स में भी, ऐसा उन लोगों का मांग था। लेकिन उनका जो डिमांड था, वहाँ के अधिक पॉपुलेटेड जो लोग थे उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, और 1980 आते आते बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए जो जिनका डिमांड था कि जो तमिल स्टेट है उसको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, यानी श्रीलंका में ही दो पार्ट में बांट दिया जाए। नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट का जो श्रीलंका है उसको अलग कर दिया जाए, और बाकी जो सिन्हाल रह रहे थे उनका अलग। तो जिसके कारण हुआ क्या कि वहाँ बहुत ज़्यादा दोनों कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ये जल्द ही चेंज होकर के सिविल वार के रूप में बदल गया। सिविल वार वैसा वार होता है जो कि किसी भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर वहाँ के दो या दो से अधिक कम्युनिटीज के अलग अलग थिंकिंग को लेकर के होता है, मतलब वो एक तरीके से वार जैसा होता है, बिल्कुल युद्ध जैसा। और जिसके कारण हुआ क्या कि दोनों कम्युनिटीज से लगभग हजारों लोगों की मौत हो गई, और बहुत सारे फैमिली जो थे वो अपने देश को छोड़ने को फोर्स हो गए, मतलब उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया, और दूसरे कंट्री में जा कर के वो रिफ्यूजी बन गए, और उन्होंने अपने जीविकोपार्जन को भी खो दिया। तो इसके बारे में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक के क्लास 10 में भी पढ़ा है कि श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना अधिक था, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी, जो कि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन सिविल वार के कारण वहाँ जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो था वो कंट्री का बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल पीछे हो गया। अब बेल्जियम में क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ भी तो कन्फ्लिक्ट था डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग को लेकर के, तो वहाँ क्या होता है, तो बेल्जियन लीडर जो थे वो अलग रास्ते पे चले। उन्होंने रीजनल डिफरेंस के एग्जिस्टेंस को पहचाना और कल्चरल डाइवर्सिटीज, यानी कि उनका जो कल्चरल विभिन्नता था उसको भी पहचाना, और 1970 से लेकर के 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में को 4 बार बदला और कुछ अरेंजमेंट्स किए जिसमें कि सभी लोगों को एक ही देश में एक साथ रहने का अधिकार मिले। और ये अरेंजमेंट इस तरीके से काम करता था कि एक ही जो जिसका कि बहुत सारे कंट्रीज को भी ये आइडिया जो था वो बहुत ही इनोवेटिव लगा, और इसी को बेल्जियम मॉडल भी कहा गया, बेल्जियन मॉडल। और कुछ बेल्जियन मॉडल्स जो हैं जिसको लेकर के बेल्जियम सरकार जो बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए, जिसके कारण जो भी दोनों लोग थे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग वो एक साथ रहें। तो वो बेल्जियन मॉडल है क्या, तो वो उसको हम लोग देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें बहुत सारे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब बराबर उनको भागीदारी मिला सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कुछ स्पेशल लॉ रिक्वायर किया गया कि बहुत सारे जो अधिकतर मेंबर हैं भाषा के आधार पे उनको सपोर्ट किया जाए। इस कारण से कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकता है। अब जो सेकंड मॉडल का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे पावर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में भी दे दिए गए, अलग अलग रीजन्स के कंट्री के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनके स्टेट गवर्नमेंट को भी अलग अलग पावर दे दिया गया। और स्टेट गवर्नमेंट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अब सबऑर्डिनेट नहीं रहा था, वो भी बहुत सारे डिसीजन खुद से ले सकता था। और ब्रुसेल्स के पास भी 2 अलग अलग गवर्नमेंट हो गए जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के बराबर प्रतिनिधि थे। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल में प्राप्त किए, इसीलिए डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लिया, क्योंकि एक जगह ब्रुसेल्स में एक का संख्या ज़्यादा था और पूरे कंट्री में दूसरे का संख्या ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को मान लिया कि हाँ हम लोग बराबर बराबर कंट्री में को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी एक तीसरे टाइप का गवर्नमेंट था जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट था, जिसमें कि एक ही भाषा के बोलने वाले
लोगों अपने लीडर्स को चुनते थे कम्युनिटी गवर्नमेंट में, जैसे कि डच का अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच का अलग और जर्मन स्पीकिंग का अलग। और कोई मैटर नहीं कि कौन कहाँ रहता है, ये गवर्नमेंट जो था इसके पास भी कुछ पावर्स थे कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इशू को लेकर के, यानी कि उसको वो सॉल्व कर सकता थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आपने बेल्जियन मॉडल को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आपको लगा होगा कि ये जो मॉडल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खास करके वहाँ के लोगों के लिए भी जो कि बेल्जियम में रह रहे थे। लेकिन सरकार ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये अच्छे से काम कर रहा है, जिसके कारण हुआ क्या कि वहाँ सिविक वार नहीं हो पाया। सिविल वार जो श्रीलंका में हुआ था वो बेल्जियम में नहीं हो पाया, और जो दो मेजर कम्युनिटीज़ थे उन्होंने पॉसिबल डिवीज़न कर लिया भाषा के आधार पे अपने कंट्री का, और वो साथ साथ काम करने लगे, जिस कारण बहुत सारे कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वहाँ एक साथ आए और यूरोपियन यूनियन बनाए और ब्रुसेल को अपना हेड क्वार्टर चुना। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है वो बेल्जियम में ही है। तो इन दो स्टोरीज बेल्जियम और श्रीलंका से हम लोगों ने पाया कि ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, यानी डेमोक्रेसी ही हैं, लेकिन दोनों ने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम में वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने महसूस किया कि कंट्री का जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल है जब सभी के फीलिंग को, सभी के इंटरेस्ट को समझा जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटीज़ के हों या फिर किसी भी क्षेत्र के हों। ऐसा रियलाइजेशन जो था वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस लाया पावर शेयरिंग में, यानी कि जो लोग थे दोनों कम्युनिटी के वो एक दूसरे को समर्थन किए। लेकिन श्रीलंका जो था वो बिल्कुल इससे अपोजिट एग्जाम्पल शो किया। वहाँ जो मेजोरिटी कम्युनिटी था वो चाह रहा था कि अपना जो आधिपत्य है वो हम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर थोपे, जिसने किया क्या कि पावर शेयरिंग को रिफ्यूज किया, जिसके कारण जो देश का एकता था वो विखंडित हो गया, लोग वहाँ सिविल वार कर दिए। उसके बाद जो है कि क्या जो पावर शेयरिंग है वो डिजराइबल है, यानी कि लोग पावर शेयरिंग को मानते हैं, क्यों पावर शेयरिंग को लोग डिजायरेबल मानते हैं। तो दो डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन है पावर शेयरिंग को लेकर के। तो फर्स्ट जो है पावर शेयरिंग अच्छा है क्योंकि ये जो है लोगों के बीच में, यानी जो सामाजिक ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको कम करता है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर सोशल ग्रुप में कम होगा तो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आएगा, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वायलेंस होगा, वहाँ हिंसा होगा और जो राजनीति है वो स्थिर नहीं रहेगा। और पावर शेयरिंग जो है वो एक अच्छा तरीका है जिसके कारण पॉलिटिकल ऑर्डर में या फिर देश में हम बोलें कि स्टेबिलिटी लाया जा सकता है। और मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर अपने इच्छा को दूसरे कम्युनिटी पे थोपे तो ये कुछ समय के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और देश का जो यूनिटी है वो नहीं रह पाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा, देश में हिंसा होना शुरू होगा। अब क्रूरतापूर्वक व्यवहार जो मेजॉरिटी कम्युनिटी अगर करती है माइनॉरिटी पर, तो जिसके कारण जो है कि मेजॉरिटी भी उसका एक दिन विरोध करना शुरू कर देगा। माइनॉरिटी तो उसका विरोध करेगा ही और मेजॉरिटी कम्युनिटी भी उससे ख़त्म हो जाएगा। तो अब सेकंड डीपर जो रीज़न है कि क्यों पावर शेयरिंग अच्छा है किसी भी डेमोक्रेसी में, सो हम देखेंगे। तो पावर शेयरिंग जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी का आत्मा होता है और डेमोक्रेसी रूल जो है उसमें पावर शेयरिंग को ही इन्वॉल्व करके हम उसको चला सकते हैं अलग अलग एक्सरसाइज में। और इसी के अब जो लोग हैं जो उस डेमोक्रेसी से अफेक्टेड हैं उनको इसमें पावर शेयरिंग में इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है। और जो लोग हैं वहाँ के उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है कि हाँ क्या किस तरीके से सरकार चलाया जाए। तो कोई भी लीगमेट गवर्नमेंट वैसा गवर्नमेंट होता है जहाँ की वहाँ के सिटीजन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है उस सिस्टम को चलाने के लिए, उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो फर्स्ट रीजन को हम देखेंगे जो प्रूडेंशियल है और सेकंड रीजन जो है वो मोरल है। तो प्रूडेंशियल रीजन जो है वो पावर शेयरिंग पे जोर देता है जिससे के कारण बेटर आउटकम्स आएंगे, और मोरल रीजन्स जो है वो भी जोर देता है पावर शेयरिंग को जो कि वैल्यूएबल है। अब हम खलील
डायलामा की कहानी पढ़ेंगे तो विक्रम जो है वो मोटर बाइक ड्राइव कर रहा है और बिल्कुल शांत है, और बैताल जो है वो उसके पीछे बैठा हुआ है मोटर ड्राइव पे। यानी कि बैताल पचीसी का यह कहानी है, लेकिन इस कहानी में कुछ अलग है। तो ये बैताल जो है वो विक्रम को कहानी सुना रहा है और विक्रम जो है वो ड्राइव कर रहा है। तो स्टोरी इस तरीके से। तो बेरियत सिटी में एक आदमी है जिसका नाम है खलील। उसके पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से हैं। जो फादर है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और जो उसकी माँ है वो सुन्नी मुस्लिम है। और ये जो है वो अनकॉमन है आज के मॉडर्न और कॉस्मोपॉलिटियन सिटी में कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग शादी करते हैं। तो जो लोग हैं वो वेरियस कम्युनिटीज़ के लेबनान में रहते हैं और उनका जो कैपिटल है वो बेरियट है। वो एक साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच में हमेशा तीखा सिविल वार होते रहता है। और इसी सिविल वार में खलील के एक अंकल मारे गए। तो ये सिविल वार जब ख़त्म होता है तो लेबनान रीडर एक साथ आते हैं और कुछ बेसिक रूल जो पावर शेयरिंग का है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, उस पर वो सहमत होते हैं। और ये जो रूल है वो कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो बिलोंग करते हैं कैथोलिक क्रिश्चियन से, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, और जो स्पीकर हैं वहाँ के वो शिया मुस्लिम हैं। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि क्रिश्चियन जो हैं वो एग्री करते हैं कि फ्रेंच का प्रोटेक्शन करें, और मुस्लिम जो हैं वो एग्री करते हैं कि जो आस पड़ोस के जो सीरिया कंट्री है उसके साथ हम इकट्ठे होकर के रहें। लेकिन क्रिश्चियंस जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो इस एग्रीमेंट को करें, क्योंकि दोनों का जो पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर है और बोथ साइड जो है एक दूसरे के एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करता है। और नाउ मुस्लिम आर क्लियर मेजोरिटी, और अब जो है वो मुस्लिम जो है वो क्लियर मेजोरिटी में आ गए हैं। तो खलील जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता है, इस सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं, और वो एक पॉपुलर इंसान है और पॉलिटिकल एम्बिशन का मतलब उसको भी राजनीति में मन लगता है। लेकिन प्रेजेंट सिस्टम से वो बिल्कुल भी नाखुश है, और वो इस तरीके के, और वो जो है ना ही अपने पिता की और ना ही अपने माँ के रिलीजन को शो करता है, ना ही प्रैक्टिस करता है, ना ही मानता है, और किसी भी धर्म से वो नहीं जाना जाता है। वो एक लेबनान का जो स्थिति है उसको भी नहीं समझता है। वो बोलता है कि ये नॉर्मल डेमोक्रेसी नहीं है, और वो चाहता है कि यहाँ इलेक्शन हो और जो भी इसमें कॉन्टेस्ट करे सभी लोग इसमें भाग लें, और जो जीते मैक्सिमम वोट से वो यहाँ का प्रेसिडेंट बने। कोई भी बात नहीं वो किस कम्युनिटी का है। तो क्योंकि इसी तरीके से दूसरे जो वर्ल्ड के डेमोक्रेसी है वहाँ पे हो रहा है। और वो अपने बड़े भाई से पूछता है कि ये जो सिविल वार का जो ब्लड शेड है उसे किसने देखा है, और प्रेजेंट सिस्टम जो है वो बेस्ट है शांति के लिए, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा वहाँ शांति नहीं होगा। और स्टोरी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, और वो लोग टीवी टावर के नज़दीक पहुंच जाते हैं जहां कि वो लोग हमेशा रुकते हैं। बैताल उसको जल्दी से पकड़ लेता है विक्रम को, और जैसा कि हमेशा वो क्वेश्चन करता है, इस बार भी क्वेश्चन करता है कि अगर लेबनान के जो पावर है उसको तुम्हें फिर से रीराइट करने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? क्या तुम रेगुलर जो रूल है उसको फॉलो करोगे, या जो कि खलील ने सजेस्ट किया, या फिर जो पुराने रूल्स है उससे चिपके रहोगे? तो बैताल जो था वो विक्रम को फिर से रिमाइंड कराता है कि यदि तुम्हारे दिमाग में आंसर है और तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा मोटर बाइक जो है वो फ्रीज हो जाएगा और तुम भी उसके साथ जम जाओगे। तो आप लोगों को विक्रम का हेल्प करना है बैताल को आंसर देने में। अब आगे पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का क्या क्या फॉर्म्स हैं। तो पावर शेयरिंग जो है उसका पहले बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स जहाँ की अनडिवाइडेड था उन्होंने अपोज किया था, और लंबे समय तक पावर शेयरिंग जो है वो सही नहीं माना जाता था, और लोग समझते थे जो गवर्नमेंट में थे कि पावर जो है किसी एक ही इंसान के हाथ में होना चाहिए, या फिर ग्रुप्स ऑफ पर्सन के हाथ में हो भी तो वैसे लोगों के हाथ में हो जो एक जगह पे रह रहे हैं। उनका ऐसा सोचना था कि पावर शेयरिंग
अगर किया जाए अलग अलग लोगों में, तो पावर जो है वो अलग अलग लोगों के पास बंट जाएगा और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना संभव नहीं हो पाएगा और ना ही कोई लॉ है उसको लागू कराना। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी का इमर्जेंस हुआ, डेमोक्रेसी का शुरुआत हुआ, उनका जो ये ख्याल था वो बदलते गया। और एक बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का, कि जो इतने भी पॉलिटिकल पावर्स हैं वो लोगों के हाथ में होते हैं, यानी कि लोग ही उस पॉलिटिकल पावर के सोर्स होते हैं। और डेमोक्रेसी में लोग जो हैं वो खुद को रूल करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के मदद से। सेल्फ गवर्नेंस जो है वही डेमोक्रेसी है। और एक अच्छा डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का रिस्पेक्ट करे, उनके विचारों का रिस्पेक्ट करे जो कि उस समाज में रहते हैं, और हर एक के वॉइस को पब्लिक पॉलिसी के रूप में शेप करे। यही डेमोक्रेसी का मतलब है। तो ये जो है डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में जितना संभव हो सके। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग फॉर्म से बांटा गया है। तो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में पावर शेयरिंग है वो हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो है वो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर शेयरिंग किया गया है। तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से हम समझेंगे, यानी कि जितने भी जो ये हैं लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी सभी सेम लेवल के गवर्नमेंट में आते हैं और इनको अलग अलग पावर दिया जाता है। तो इसलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल समझेंगे क्योंकि सेम लेवल के हैं। तो इस तरीके का सेपरेशन जो है वो किसी भी ऑर्गन्स के पास अनलिमिटेड पावर नहीं देता है, यानी कि ये जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है, असीमित पावर नहीं होता है। और हर एक जो ऑर्गन है वो एक दूसरे का जांच करते रहता है और जिसके कारण जो पावर है उनके बीच में बैलेंस बना हुआ रहता है पावर का। तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है उसमें मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उनके पास भी पावर रहता है और उनका जो पावर है वो अपने पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो जज है जो अपॉइंट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, वो उनका भी पावर जो है वो लॉज और लेजिस्लेचर में ही वो यूज कर सकते हैं। और ऐसा अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि हमेशा जांच होते रहता है जिसके कारण जो बैलेंस है वो पावर का बना हुआ रहता है। अब गवर्नमेंट का अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग, तो जो भी जनरल गवर्नमेंट है तो एक इंटायर कंट्री में ही गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी रहता है और रीजनल लेवल पे भी। तो इस तरीके के गवर्नमेंट जो है किसी भी कंट्री में, इसको हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया जो है जहाँ पे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट रहता है और अलग अलग प्रोविंशियल रीजन में जो डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम है। और भारत में क्या है कि इनका जो रीजनल गवर्नमेंट है उनको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं और ये जो है वो सभी कंट्री में फॉलो नहीं किया जाता है, यानी सभी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। बहुत सारे कंट्री जो हैं जहाँ प्रोविंशियल नहीं होता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं होता है, लेकिन उन कंट्री में हमारे जैसा ही अलग अलग लेवल पे, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर शेयरिंग होता है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे। और जैसा कि हम लोगों ने बेल्जियम में देखा जिसको कि श्रीलंका ने रिफ्यूज कर दिया, तो इसको हम कहेंगे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जैसा कि बेल्जियम में डिवीजन हुआ था तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहेंगे। और यही प्रिंसिपल जो है वो सरकार के अलग अलग लेवल को एक्सटेंड करता है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से भी लोअर गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई। अब इन डिवीज़न को हम देखेंगे तो ये पावर शेयरिंग जो है वो हायर से लोअर आ रहा है, तो ये वर्टिकल है क्योंकि जो ऊपर का जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है और जैसे जैसे नीचे का गवर्नमेंट आते रहता है उसके पास जो पावर है वो कम होते जाता है। तो ये जो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। पावर जो है वो अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच में कैसे बांटा जाता है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में, लैंग्विस्टिक ग्रुप्स के मतलब धार्मिक आधार पे, भाषा के आधार पे। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम है इसका गुड एग्जांपल है इस अरेंजमेंट का, क्योंकि वहाँ भाषा आधारित भी और धर्म आधारित भी बंटवारा हुआ था पावर शेयरिंग का। कुछ कंट्रीज में है जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल गवर्नमेंट जो है वो सोशली वीकर सेक्शन को और ख़ास करके महिलाओं को लेजिस्लेटर और
और असेंबली में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देती है। तो पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूसीज होती है किसी भी असेंबलीज में या पार्लियामेंट में, हमारे कंट्री में भी है, और इस टाइप के अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में उन सोशल ग्रुप्स को जो कि खुद को सरकार से अलग समझते हैं, जो कि माइनॉरिटी हैं, वो खुद को एलियनेटेड फील ना करें, मतलब गवर्नमेंट से अलग फील ना करें, इस कारण उनको भी मौका दिया जाता है, उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है। तो ये जो मेथड है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर शेयर देता है पावर में, यानी पावर में उनको भी बराबर का अधिकार दिया जाता है। तो इसके बारे में चैप्टर 3 में और अधिक होगा, जो कि सोशल डाइवर्सिटीज़ में। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है उसको और देखा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि उनका भी अलग अलग कंट्रोल रहता है पावर पे। और डेमोक्रेसी जो है, किसी भी कंट्री का डेमोक्रेसी जो है, वहाँ सिटीजन के पास फ्रीडम रहता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पावर दे, मतलब कि कौन जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, उनको वो खुद से चुने। और किसी भी कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट में एक कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टी के बीच में, और ये जो कंपटीशन है इसके कारण जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं रहता है। और अगर लंबे इस समय तक देखा जाए लॉन्ग रन पावर में, तो शेयर्ड जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज में अलग अलग शेयर किया जाता है जो पावर है, जो कि अलग अलग विचार के पार्टीज होते हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के, तो उनके तो कुछ कभी कभी होता क्या है कि ये जो पावर शेयरिंग है वो डायरेक्टली होता है कि ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ज़्यादा लोगों के आइडिया को समझ रहे हैं उनको डायरेक्ट वोट मिल गया, या कभी कभी दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के एक अलायंस बनाते हैं, यानी कि अलग अलग सोच, अलग अलग विचार के दो या दो से अधिक पार्टी मिल गए और वो एक साथ क्या करेंगे कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, एक साथ लड़ेंगे अलग अलग सीटों पर। और अगर उनका अलायंस जो है, जो संगठन है वो जीतता है, तो वो एक संगठन बनाते हैं सरकार में और पावर का बंटवारा करते हैं, यानी कि इस पार्टी के जो लोग हैं वो इस पद पे रहेंगे मंत्री में, इस पार्टी के जो लोग हैं वो उस पद पे। तो इस डेमोक्रेसी में हम लोग देख सकते हैं कि लोगों के इंटरेस्ट पे कितना ध्यान दिया गया है और ध्यान दिया भी जाता है। जैसे कौन जो लोग हैं वो ट्रेडर्स, उनका क्या है इंटरेस्ट, बिजनेसमैन का क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या है, फार्मर्स का और इंडस्ट्रियल वर्कर का। तो ये जो है वो गवर्नमेंट के पावर को बांटता है लोगों के बीच में, और जिसके कारण जो है गवर्नमेंट में अलग अलग कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, उनका प्रभाव बनता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी। तो इसका हम लोग और अधिक चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो वर्क करती है, कैसे प्रेशर ग्रुप्स वर्क करता है और कैसे सोशल मूवमेंट्स होता है। तो यहाँ जो है आपका जो पॉलिटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था वो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कृपया सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।